हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिज़ाइन अप्रोचमेंट को लेके। जनरली स्टूडेंट जो है वो डिज़ाइन करते वक्त हो जाते हैं स्टक, और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है प्री डिज़ाइन से जब आप डिज़ाइन स्टेज की तरफ आते हैं, मींस प्री डिज़ाइन में आप मान लीजिए कि केस स्टडी, साइट एनालिसिस, ये जितने भी डाटा कलेक्शन वाले काम होते हैं वो, और उसके बाद जब आपको उनको इम्प्लीमेंट करके अपने बिल्डिंग को फॉर्म करना होता है, विजुलाइज करना होता है, तब आप हो जाते हैं स्टक। मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा गया है। तो आप में से ही एक सब्सक्राइबर हैं जो परस्यू कर रहे हैं आर्किटेक्चर BMS कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से, जो कि है बेंगलोर में, और वो है अभी 3rd ईयर में। तो वो हो गए हैं डिज़ाइन में स्टक, और उन्होंने मुझे किया है इंस्टाग्राम पर DM और बताई है अपनी प्रॉब्लम। साथ ही साथ उन्होंने मुझे दी है अपनी फाइल, तो मैंने उनसे ले लिया परमिशन ताकि मैं रिव्यू कर सकूं उनके डिज़ाइन को आप लोग के साथ, ताकि आप भी समझ सके कि किस तरीके से अप्रोच करना होता है, कहाँ आप स्टक हो सकते हैं और वहाँ से फिर से कैसे स्टार्ट करें डिज़ाइन को। तो डायरेक्ट चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या काम किया है, कहाँ तक काम को किया है कंप्लीट। क्योंकि उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और 3rd ईयर होता है थोड़ा सा क्रूशियल टाइम, क्योंकि यहाँ पर आपको COA के अकॉर्डिंग 3rd ईयर में पब्लिक बिल्डिंग बनाने को मिलती है जनरली। ऑल दोनों ने मेरे को बता दिया है कि अभी जो है उन्होंने जोनिंग तक काम किया है, मींस कॉलेज में भी जोनिंग तक ही काम हुआ है, लेकिन इसके आगे वो हो चुके हैं स्टक कि किस तरीके से अब अप्रोच करना है, लाइक फॉर्म किस तरीके से सोचे, कैसे डिज़ाइन करें, कैसे एलिवेशन ट्रीटमेंट करें, कैसे प्लान करें, इन सब पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हो चुके हैं उनकी फाइल ओपन, और फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लिखा हुआ है एक तरफ साइट एनालिसिस और दूसरी तरफ है मैप, तो काफ़ी बैलेंस लग रहा है। अब इसमें जो पर्सनली मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है वो ये रोड जो कि इन्होंने कर रखी है वाइट कलर। अब आई डोंट नो कि इन्होंने फ़ोटोशॉप पे इसको वाइट किया है या इसको किसी वेबसाइट से, क्योंकि वेबसाइट भी ऐसी आती हैं जो कि रोड्स को अगर आप चाहें तो वाइट, येलो, कोई भी कलर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मैप के एरिया को लेके, और फिर आप उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई डोंट नो कि उन्होंने फ़ोटोशॉप से किया है या फिर उस वेबसाइट की हेल्प ली है, तो लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो है ऑल्दो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे उन्होंने एरिया में बताया है कि यहाँ पे उनकी साइट है, बट इसमें जो एक मिसिंग पार्ट है वो है कि अगर वो एक इंडिया का ओवरऑल मैप लेते और वो बताते कि ये वाला पोर्शन कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि जनरली एज एन आर्किटेक्ट मैं समझ रहा हूँ कि ये कहाँ पर है, तो मुझे पता है ये इंडिया में कहाँ पर सिचुएटेड है, बट द थिंग इज़ कि अगर वो मैप लगाते तो एक विजुअल अपीयरेंस और बढ़ जाता। बट कोई इशू नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट का चांसेस है जो मैंने आपको बताया कि लोकेशन कहाँ पर है, मैंगलोर कर्नाटका में है, ठीक है। बाकी ये इनका लोकल नेम है जहाँ पे भी ये साइट सिचुएटेड है। प्रोजेक्ट में अगर आपको बता दूं तो प्रोजेक्ट है इनका रिसर्च सेंटर। अब सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा है टेम्परेचर। देखिए गाइस, इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ये हैं मैक्स एंड मिनिमम। अब गाइस 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम नहीं हो सकता, 31 डिग्री सेल्सियस मिनिमम नहीं हो सकता, इसको अपोजिट होना चाहिए। सेकंड थिंग कि ये बहुत बार स्टूडेंट के साथ हो जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है, जहाँ की टेम्परेचर लिखना था यहाँ पे सही है, यहाँ पर सही है, बट इस जगह पर थोड़ा सा इशू है। उसके बाद बात करें, एवरेज लिखा हुआ है हाईएस्ट टेम्परेचर। अब गाइस इसमें एक और इशू है, 21 डिग्री अगर मिनिमम है टेम्परेचर तो फिर ये 25 क्या है, और अगर 37 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट टेम्परेचर है, मैक्स है, तो फिर ये 29 डिग्री सेल्सियस अप्रैल में क्या है। कोशिश कीजिए हमेशा रेलेवेंट डाटा लिखिए, सोर्स ज़रूर लिखिए। उसके बाद रेनफॉल है, एवरेज लिखा हुआ है, लीस्ट मैक्सिमम, कोई इशू नहीं है। शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं, तो शॉर्ट एनालिसिस में जो इनका मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है, जो इन्होंने कलर में लिखा है वो एक अच्छा लुक दे रहा है। तो इसमें इन्होंने स्ट्रेंथ में लिखा है लाइक मेन रोड, ईजी एक्सेसिबल, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, बेनिफिट्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बाय अ प्रपोजल, ठीक है। थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप हमेशा अपनी शीट में स्पेलिंग मिस्टेक का ज़रूर ध्यान रखिए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़े से हैं। उसके बाद वीकनेस में देख लें, नैरो अप्रोच रोड है, ठीक है, हाई प्रेशर सी साइड, ठीक है, सेटबैक्स, नो शेड ऑफ ट्रीज, ये भी ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अगेन इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है। थ्रेट्स की बात करते हैं, सॉल्ट कंटेंट इन वाटर, ठीक है, वाटर एंड सॉइल, ठीक, फ्लड्स, ठीक है। तो ये इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो कि इनको लगा है, ठीक है। अब ऊपर अगर मैं बात करूँ मैप की, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने दिया है साइड में इस इमेज को, जो ये इनका जो मैप है, जो ये साइट लोकेशन बता रहा है, इसको दिया है ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो दे दिया है थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ लग रहा है और राइट वाला बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा है, तो थोड़ा सा कम ड्रॉप शेडो हो सकता था। और साथ ही साथ अगर इसमें स्ट्रोक लाइन खींच देते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। फिर भी कोई इशू नहीं है, इंप्रूवमेंट के चांसेस हो सकते हैं। करना है तो वेल एंड गुड, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन भी है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि टाइम की लिमिटेशन होती है, हमें बहुत सारी गलतियाँ पता होती हैं, फिर भी हम नहीं
चाह के भी सही कर पाते हैं, तो कोई इशू नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो बिल्कुल करना चाहिए। हिस्ट्री जो लिखा हुआ है, हिस्ट्री किस चीज़ का, उस चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है। लाइक हिस्ट्री स्टेट का है, साइट की हिस्ट्री है, या फिर हिस्ट्री कंट्री की है, या फिर हिस्ट्री लोकल एरिया की है, लोकल मार्केट की है, किस चीज़ की हिस्ट्री है वो चीज़ यहाँ पर डिफ़ाइन होनी चाहिए थी। ये सब मैंने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं पहले ही, तो ऑफ कोर्स अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के सामने, बट इसमें बहुत ओवरऑल बातें लिखी गई हैं हिस्ट्री की। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या चीज़ें सही हो सकती थी इसके अंदर। अब गाइस इसमें बैलेंस की बात कर लेते हैं इतने पोर्शन की, ठीक है। अब इसमें इशू ये है कि अगर ये शॉर्ट एनालिसिस को, ये जो यहाँ पे जो लाइन की स्टार्ट हो रही है, अगर वो टेम्परेचर के लाइन के एकदम अलाइन में ही स्टार्ट होती, अगर उसके अलाइनमेंट में ही स्टार्ट होती, और इसको अगर छोटा करके यहाँ तक कर दिया जाता, ठीक है, और हिस्ट्री मैक्स के बाद अगर हिस्ट्री में स्पेस दे देते तो ये हो जाती यहाँ पर, तो ये जो हिस्ट्री वाली लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता, और ये कम से कम अराउंड इस लाइन तक चला जाता, ठीक है। तो इनकी अलाइनमेंट सेम हो जाती स्पेस की। उसके बाद ये हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना, वो पूरे इस एरिया में लिख सकते थे कंप्लीट, इतने बड़े पोर्शन में जो मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में पूरी हिस्ट्री लिख सकते थे। तो ये क्या है, एक डिवाइडर का, सेपरेशन का भी काम करता है। हिस्ट्री जो है वो हम पूरे ही ओवरऑल पार्ट में दिखा रहे हैं, तो एक बैलेंस दिखती थी। रेनफॉल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, शॉर्ट एनालिसिस राइट हैंड साइड पे, और हिस्ट्री जो है उस पूरे ही डिज़ाइन को कवर करती। बट ये अगेन आपके डिज़ाइन के ऊपर है, आपके थॉट के ऊपर है। हर किसी का डिज़ाइन के सोचने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका सेम नहीं होता है। तो बस यहाँ पर एक मैं स्कोप बता रहा हूँ कि ये भी हो सकता था, अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन्होंने लिखा है साइट कंटेक्स्ट। अब इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इन्होंने मैप में बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। इसमें जो एक मेरे को पॉइंट मिसिंग लगा वो ये कि ये कलर डिनोट्स नहीं हो रहे। आप इनको बताना क्या चाह रहे हैं इन प्लॉट को दिखा के, कि ये कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, क्या है, ये कुछ भी अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उस कलर को मीन्स डिनोट कर दीजिए कि वो ये कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आपने ये सब चीज़ें की हैं वैसे। अब बात करते हैं साइट कंटेस्ट की। राइट हैंड साइड पे इन्होंने साइट कंटेस्ट लिखा है, लेफ्ट में ये अगेन बैलेंस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे जो अटेंशन जो ग्रैब कर रहा है वो ये है साइट एक्सेस। एक तो एक्सेस की स्पेलिंग अगेन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर साइट एक्सेस है, ठीक है, हाईवे जा रहा है इधर से। विंड डायरेक्शन भी अच्छे से दिखाया है कि विंड डायरेक्शन इधर से जाना है, ठीक है। अगेन इन्होंने नॉर्थ को मार्क कर रखा है शीट में, तो नॉर्थ यहाँ से है, ठीक है। तो नॉर्थ इस साइड हो जाएगा आपका, वेस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, साउथ नीचे के साइड हो जाएगा, और ईस्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉन्ट्यूज भी है, ये भी समझ गए। वेजिटेशंस यहाँ पर एग्जिस्टिंग वेजिटेशंस है, ठीक है। सन पाथ ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, ओके। उसके बाद व्यू पॉइंट आपने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है बट आपने एरो दिखा दिया है, कोई इशू नहीं है। नॉइज़ लेवल ठीक है, कहाँ से, लाइक रोड के साइड से ही आएंगे ऑफ कोर्स नॉइज़, ठीक है। साइड ओरिएंटेशन, सोलर एनर्जी दिखाया है, साइड की ओरिएंटेशन इस साइड ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। साइड प्लान एंड सेक्शन की बात करते हैं। देखिएगा सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि एक ओवरऑल शीट बैलेंस्ड लग रही है, प्रेजेंटेबल लग रही है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट वही थोड़े बहुत चेंजेस के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि एक तो पहली बात मन नहीं करता कि आप दोबारा पीछे के काम में जाके उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। बट अगर वो हो जाएगा तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा, बट कोई इशू नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। सबमिशन भी है, ऊपर से ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये भी एक इशू है, ठीक। साइड प्लान एंड सेक्शन की बात करते हैं, ओके। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, एक प्लान है, कॉन्ट्यूर्स दिखाया है, उसमें साइड स्लोप दिखा दिया, ठीक है। साइड एक्सेस दिखा दिया, डायमेंशन लिख रखी है साइड की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे अरेबियन सी है, ठीक है, और डिस्टेंस दिखा रखा है 427 मीटर की, ठीक है। साइट एरिया जो है 1.73 एकड़्स है, ओके। साइट एक्सेस वेल डन। उसके बाद इन्होंने ये सेक्शन वाला एरिया दिखाया है। इन्होंने एक साइड सेक्शन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ से स्लोप जा रहा है, यहाँ पर लैंड ब्रिज इन्होंने लिखा है, यहाँ पर सी ब्रिज है, ठीक है। व्यू यहाँ से इधर का व्यू आएगा, ओके। तो ये बिल्डिंग कुछ इस टाइप की डिसाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज़ होंगे, ये गाइस मैं सारे पढ़ चुका हूँ। डिज़ाइन इन्फ्लुएंसेस, इंक्लाइंड वॉल एक्टिंग एज ए कवर, ठीक है। लाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस, देखिए ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस क्या मतलब, इसका क्या समझूँ मैं अभी, ठीक है। डिज़ाइन इन्फ्लुएंस में क्या समझना है इसको, क्या पॉजिटिव स्पेस, किसको आप पॉजिटिव स्पेस मान रहे हैं और किसको नेगेटिव मान रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक। सेमी ओपन स्पेस इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, ओके। आप ये प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं, ठीक है। सेटबैक में आपने लिखा हुआ है कवरेज मैक्स हाइट, ठीक है, ये अच्छा है पॉइंट, ओके।
बट इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो इंक्लाइंड वॉल एक्टिंग एज ए कवर है ना, अगर आप इसका यहाँ पे एक छोटा सा स्केच दिखा देते ना कि इंक्लाइंड वॉल क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें जब दिखाई हैं तो वो भी अगर यहाँ पर होता तो कंप्लीट हो जाता, लाइक ये पेज जो है वो कंप्लीट हो जाता, ये शीट जो है आपकी। तो यहाँ पे आप दिखा सकते थे उसको कि आप इंक्लाइंड वॉल किसे बोल रहे हैं, किस तरीके से लगाने को बोल रहे हैं, वो चीज़ें हैं। बट अगेन गुड, तो यहाँ तक अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेप्ट पे। तो गाइज आप लोग भी इसी तरीके से काम करते होंगे, आई होप सो कि आप लोग भी इसी तरीके से काम करते होंगे। प्रेजेंटेशन में देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, चलता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंटेशन मेनली ऊपर नीचे चलने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन इतनी रहनी चाहिए कि नेक्स्ट इंसान को, आपके जो सामने कोई इंसान खड़ा है, वो समझ जाए उस चीज़ को, ठीक है, बिना आपके कुछ बोले, उसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक। और 3D सॉफ्टवेयर भी इसलिए बने थे कि पहले हम स्केचिंग करते थे, फिर वो 3D सॉफ्टवेयर्स आ गए, क्योंकि द थिंग इज़ कि हमें विजुलाइज कराना होता है, अपने क्लाइंट को समझाना होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज बन रही है किसी बिल्डिंग की, वो क्लाइंट के दिमाग में बनेगी, तभी तो वो फिर इन्वेस्ट करेंगे ना। तो ये वाली बातें होती हैं। तो हमेशा प्रेजेंटेशन इतना ज़रूर रखिए कि किसी को भी समझ में आए। कंसेप्ट पे इन्होंने साइट दिखाया है, ठीक है, साइट को एक कलर डिनोट कर रखा है, रोड को एक कलर डिनोट कर रखा है ग्रे से, ठीक है, एक ब्लॉक है कंसेप्ट में, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे जो मेरे को कंसेप्ट में जो जनरली इशू लगता है ना, वो ये कि एक रैंडमली एक कोई शेप कैसे आ गया आपके पास, लाइक क्यूब ही क्यों आया, स्फेयर क्यों नहीं आया, ठीक है, और पिरामिडिकल शेप क्यों नहीं आए। तो ऐसा जो चीज़ें होती है ना, वो एक रैंडमली कैसे आ गया, मतलब आपने क्या सोचा, उस अगर वो थॉट प्रोसेस भी कंप्लीट दिख जाता, ज़्यादा बेटर रहता। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपने रैंडमली एक ब्लॉक को रख दिया, अब आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक, कोई इशू नहीं है। पर आपने एक कंसेप्ट ले लिया है, आपने क्यूब लिया है यहाँ पर, ठीक है, उसमें बीच में आपने स्पेस को खाली किया है, ठीक, मासिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, ठीक, सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर आपने, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एक्सप्लोड कर दिया, तो 4 अलग अलग ब्लॉक आपने निकाल लिए जब इन वॉल्स को आपने एक्सप्लोड किया है, ठीक है, इन ब्लॉक्स को। उसके बाद आपने इनके लेवल्स पे, हाइट पे प्ले किया है, ठीक है, इस पर भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपका है कहीं अरेबियन सी, तो ये सारा ही व्यू उधर देख रहा है, ठीक है, तो इसलिए इस बिल्डिंग को छोटा और इस बिल्डिंग को बड़ा रखा गया है ताकि व्यूइंग एंगल ना छुपे, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो सबको ही आपने एक व्यू तो दिया है सारे ब्लॉक को, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो गाइस आई थिंक आप लोग की भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोग इतना सोच पाते होंगे कि इस तरीके से चीज़ों को दे रहे हैं या क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं अभी एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आता होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इन्होंने एक कनेक्टिविटी दी है, ठीक है, मीन्स ब्रिज कह सकते हैं कि इन्होंने ब्रिज दिया है ताकि इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में जा सके, ओके, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इन्होंने टॉप पर ये क्या बनाया है, इस पर अगर लिख देते तो ज़्यादा बेटर रहता। लाइक मैं इसको अभी कॉन्ट्यूर्स की साइड मतलब साइड कॉन्ट्यूर समझूँ या फिर रूफ़ समझूँ कि आपकी रूफ़ की टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगर लिख देता ज़्यादा बेटर रहता। ऑफ कोर्स माइट बी पॉसिबल कि अभी आपने सबमिशन नहीं दिया हो, इसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट करेंगे, कोई इशू नहीं है, उतना मैं समझ सकता हूँ। फिर आपने मासिंग लिख दिया है, ओके, ये साइड सेक्शन है, ठीक है, ये सन है, यहाँ बर्ड्स हैं, ये फोटोशॉप पे किया है, ओके, अच्छा लग रहा है। ब्रशेस टूल का यूज़ किया गया है अच्छे से, ठीक है। कॉम्पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, बैलेंस कर रखा है अपने शीट को, वेल एंड गुड, मुझे अच्छा लगा। अब बात करते हैं, तो ये जो इन्होंने साइड बनाई है, तो इसको मैं ज़रा एक पॉइंट से मैं आपको बता दूँ इस पर एक चीज़ कि यहाँ पर इन्होंने सेटबैक्स में लिखा था मैक्सिमम हाइट जो है वो 15 मीटर है, ठीक है। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट होने वाली है वो मैक्सिमम 15 मीटर होने वाली है, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपने बायलॉज से निकाली, अगर 15 मीटर है तो फिर ये जो अगर आपकी बिल्डिंग कितने मीटर की होगी, लाइक अराउंड अगर मैं मान लूँ कि आपने 10 मीटर की अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट जाने वाली है, तो ये जो पीछे की जो बिल्डिंग्स आपने दिखाई है रेफरेंस लेने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हाइट की दिख रही है। या तो फिर उनका जो बायलॉस, मतलब कहने का मतलब है कि उनकी हाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, या वो अपनी हाइट को कम से कम अराउंड नहीं भी तो 30 मीटर ले गए होंगे, क्योंकि जस्ट इसका डबल है ये वाली, ठीक है। तो ये अराउंड 30 मीटर है। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा कि अराउंड उसकी जो सराउंडिंग में जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या इतनी ही हाइट की हैं, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर प्रोपोर्शन वाइज भी सही है अगर ये, तो वेल एंड गुड, फिर उस पर कोई डाउट नहीं है, ये पॉइंट सही है, ठीक है। आपने जो बनाया वो भी सही है। उसके बाद आपने ये जोनिंग की है, ओके, कि यहाँ पे पार्किंग रहेगा, यहाँ से ड्रॉप ऑफ, ओके, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो गया, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट हो गया, यहाँ ड्रॉप ऑफ हो गया। बिल्डिंग की प्लेसमेंट आप इस तरीके से रखेंगे। ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि ये जो लाइन है ना ब्राउन वाली,
ये क्या है। कोशिश कीजिए कि वो हर चीज़ को डिनोट कर दीजिए कि वो क्या है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है, हमेशा प्रेजेंटेशन ऐसी रखिए कि अगर साइलेंट जुरी भी देनी पड़े तो आपको कुछ बोलना ना पड़े और अगला सिर्फ देख के समझ जाए, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा कि विंड डायरेक्शन समझूँ मैं क्या, तो ये थोड़ा सा इशू है। ये मूवमेंट है, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है, क्या है। तो यहाँ पर इस प्लान में OAT है, ठीक है। आउटडोर वर्कशॉप स्पेस है, अगेन ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस रूम है, डिस्कशन रूम है, ठीक है। रिसर्च लैब, ठीक, ओके। गैलरी, देखिए गाइस अभी भी मैं जो प्लान में है पहले उसको समझ रहा हूँ कंप्लीट, ठीक है। मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताता जा रहा हूँ जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से डिज़ाइन अप्रोच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी मैं आप लोगों के साथ ही ये सारी चीज़ें समझ रहा हूँ। तो पहले पूरे डिज़ाइन को समझ लेते हैं कि जो काम किया गया है, उसके बाद फिर अपना आउटपुट देंगे कि कहाँ पर जाके वो स्टक हुए और अब कैसे आगे निकलना है, ठीक है। तो सबसे पहले माइंडसेट समझ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। गैलरी है, रिसर्च लैब 1 2 ओके, ऑफिस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने प्लाजा दिया है, OAT है, कंप्लीट समझ में आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ठीक। सेकंड फ्लोर भी अगेन वैसा ही है, रिसर्च लैब है, ठीक है। गैलरी, प्लाजा, OAT, वर्कशॉप अगेन ठीक, कोई इशू नहीं है। थर्ड फ्लोर भी। अब गाइस इसमें आप नोटिस करेंगे कि इसमें नॉर्थ फिर चेंज हो गया है, ठीक है। ऊपर चेंज था, बीच में चेंज हुआ और अभी फिर, ठीक है। कहने का मतलब है आप इतनी बार अवॉइड कीजिए नॉर्थ चेंज करने का, या तो आप एक ही डायरेक्शन में रखिए, हमेशा ऊपर के साइड रखिए। जहाँ से आपको साइट अप्रोच करना है या तो वो हमेशा नीचे होनी चाहिए, या फिर जो नॉर्थ है हमेशा उसको ऊपर रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, प्रेजेंटेशन ऐसी है, समझ में आ रही है और प्रेजेंटेशन अच्छी भी है साथ में, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए कि जोनिंग आपने कर ली। अब देखिए गाइस, अब आती है कि ये डाटा था जो आपने इंप्लीमेंट कर लिया, जोनिंग आपने डिसाइड कर ली कि किस तरीके से जोनिंग करनी है, कहाँ क्या रखना है और किस तरीके से स्पेस को डिवाइड करना है, कहाँ बिल्टअप एरिया होना चाहिए, कौन सा आपको व्यूइंग एंगल देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली, इम्प्लीमेंट कर ली और डाटा कलेक्ट भी कर लिया, ठीक, कोई इशू नहीं। अब आते हैं बिल्डिंग फॉर्म के ऊपर कि अब ये बिल्डिंग कौन से फॉर्म की होनी चाहिए। कंसेप्ट से भी इन्होंने इतना निकाल लिया, वेल एंड गुड, कि ये जो है एक क्यूब को लिया उन्होंने, सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद अब इसमें उसको फिर एक्सप्लोड किया। तो ये सारी चीज़ें करते करते वो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। बट अगेन कंसेप्ट में जो मेरे को मिसिंग लगा वो ये कि वो स्क्वायर ही क्यों था, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग भी प्री डिज़ाइन के बाद जब डिज़ाइन प्रोसेस में आते होंगे तो वहीं पर ही स्टक होते होंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसी सिनारियो में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप लोगों को बस इतना होता है कि कोई गाइड कर दे, लाइक फैकल्टी इतना टाइम नहीं देती कि आप लोग को गाइड कर सके, क्योंकि फैकल्टी के सामने अगर आप देखेंगे तो 50 स्टूडेंट्स हैं। आप चाहे IIT में चले जाइए और चाहे आप किसी एक नॉर्मल कॉलेज में चले जाइए, सबकी कंप्लेन ये रहती है कि फैकल्टी हमें नहीं पढ़ाती। बट द थिंग इज़ कि स्पून फीडिंग आपको कॉलेज में कोई नहीं कराता। आप जितना इंटरेस्ट लेंगे फैकल्टी के साथ काम में, उतना ही वो आपके काम में इंटरेस्ट लेगी, ठीक है। क्योंकि स्कूल में होता है वो चीज़ कि आप डिसिप्लिन है कि नहीं है, हेयर कट करके आए हैं कि नहीं आए हैं, कौन सा हेयर स्टाइल रख रहे हैं। तो ये स्पून फीडिंग स्कूल तक होती है, कॉलेज में नहीं होती। आप जितना समझना चाहेंगे उतना ही कॉलेज वाले आपको टाइम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देते, ठीक है। तो ये जनरली सारे स्टूडेंट्स अपनी फैकल्टी को और अपने कॉलेज को बुरा ही बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोलते, बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बस आपको चाहिए कि कोई एक पुश बटन मिल जाए ताकि आप उसके आगे भी कर सकें, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो इसके आगे भी कर ही लेंगे। बस ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप स्टक हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आता नहीं है, बस द थिंग इज़ कि सिर्फ वो एक पॉइंट है जहाँ पे आप स्टक हुए हैं। क्योंकि जब इतना अगर आप कर सकते हैं प्री डिज़ाइन, तो डिज़ाइन प्रोसेस भी ईजी है। बस वो एक शेप मिल जाए, एक विजुलाइज हो जाए आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कि किस तरीके से चीज़ों को बनाना है, उसके बाद आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। इतना मैं मान के चलता हूँ। अब बात करते हैं कि डिज़ाइन को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये डिज़ाइन जो है ओवरऑल अब कैसे अप्रोच करना चाहिए, अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक। इसको करते हैं मिनिमाइज़, खोलते हैं गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में सबसे पहले ओपन करेंगे BMS कॉलेज। ये मैंने कर लिया ओपन। यहाँ पे हम आते हैं इनके एकेडमिक्स में, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। देखिए गाइस, जिस तरीके से करना होता है उसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में हो, डिज़ाइन अप्रोचमेंट जिस तरीके से होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होता है सिलेबस को, और यहाँ पर है सिलेबस, ठीक। तो सिलेबस में आते हैं हम 5th सेमेस्टर के, ठीक।
तो अब मेन जो है हमारा जो क्लाइंट है वो ये है, ठीक है। ये क्लाइंट कैसे है, क्योंकि ये दिया गया है COA के थ्रू, ठीक है। COA ने डिसाइड कर रखा है कि हर सेमेस्टर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक। तो जब COA डिसाइड करता है तो अभी आपका जो क्लाइंट है वो ये ब्रीफ है, ठीक, कि इस सेमेस्टर आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ समझनी है। सबसे पहली पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा ये, एक तो ये क्लाइंट है जिसने कि आपको ब्रीफ दिया, दूसरा क्लाइंट है आपके फैकल्टी जिन्होंने आपको साइट दी, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट एक है, क्लाइंट भी एक ही है, कि यूनिवर्सिटी के लेवल पे आपको एक क्लाइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बता दूं कि मैं इस पॉइंट को पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो ओवरऑल पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसको ज़रूर, आप किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो, किसी भी कॉलेज में आप आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे हो, सबसे पहले अपने सिलेबस के ऑब्जेक्टिव को, अपने सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव को ज़रूर पढ़िए। आपके सेमेस्टर में वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है, ठीक है। उसके आगे और पीछे कभी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो नहीं होती है, मार्केट में आप जाएंगे, आप बोलेंगे कुछ और, लिखा कुछ और होगा, होता कुछ और है, वो अलग हो सकता है, बट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन लेवल पे कभी नहीं होती ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ ऑब्जेक्टिव में लिखी हुई है वो चीज़ देखते हैं कि अब तक जो हमने समझा, अब तक जो हमने उस डिज़ाइन को देखा, कि वो चीज़ें यहाँ पर जो लिखी है वो फुलफ़िल हो रही थी अब तक कि नहीं, ठीक। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है क्रिएटिंग आर्किटेक्चर एंड एनवेलप टू सिस्टम बिल्डिंग डेवलपमेंट, ठीक है। हमें एक आर्किटेक्चर क्रिएट करना है, एक एनवेलप बिल्डिंग का डेवलप करना है, समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। सेकंड पॉइंट इसमें लिख रखा है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप, ठीक है। अगेन नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है कि आप आर्ट प्लस टेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं साथ में, ठीक है। तो आपको टेक्नोलॉजी भी अप टू डेट रखनी है और टेक्नोलॉजी को देख के रखना है कि आप जो पर्टिकुलरली वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी नॉट इन द सेंस कि लाइक AC ये सब नहीं, एक्टिव टेक्नोलॉजी भी होती है, बट डिज़ाइन के एस्पेक्ट में भी टेक्नोलॉजीज़ होती है, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोल रखा है वो है टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सर्विस इन द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, क्लाइमेट फैक्टर्स, ठीक है। इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई करना है और समझना है, अंडरस्टैंड करना है, किसको, रोल ऑफ सर्विस को इन द डिज़ाइन, जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं बिल्डिंग में, ठीक है, उसके सर्विस को समझना है। उसके बाद क्लाइमेट फैक्टर समझना है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड मटेरियल समझना है, ठीक है। तो मटेरियल वाला पॉइंट जो है इन्होंने कवर कर रखा था, वो हमने देखा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक भी ऑफ कोर्स वो जब आप बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आ जाएंगी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्लाइमेट फैक्टर कवर कर रखा था, वो भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट रेगुलेशन, ठीक है। बिल्डिंग बायलॉस एंड रूल्स, ठीक है। बिल्डिंग बायलॉस एंड रूल्स, सेटबैक कवर कर रखा था, वो देख लिया हमने, सेटबैक, रोड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, कितना FAR लेना था, क्या कवरेज है, ठीक है, बिल्डअप कवरेज क्या थी, वो सारी चीज़ें, ग्राउंड कवरेज क्या है, वो सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, कोई इशू नहीं है। सर्कुलेशन नेटवर्क, पीपल एंड व्हीकुलर एक्सेस एंड साइट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें हमने अब तक देख ली, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई है ना, आपने अल्टीमेटली उन चीज़ को फॉलो किया है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बट आपने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि आपका जो क्लाइंट है आपने उसको समझा नहीं, आपने सिलेबस को देखा नहीं, ठीक है। बहुत 99% चांसेस स्टूडेंट के साथ यही होता है कि वो अपने सिलेबस के ऑब्जेक्टिव को नहीं देखते और आप अल्टीमेटली उन्हीं को ही कंप्लीट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपकी फैकल्टी तो इन्हीं रूल्स पे चलती है, तो आप अल्टीमेटली कर इन्हीं को पूरा रहे हैं। अगर आप इनको उनसे पहले पढ़ लेंगे, उस डिज़ाइन को करने से पहले और फैकल्टी के बताने से पहले, तो आप वो डिज़ाइन भी बहुत पहले कर चुके होंगे, ठीक है। समझते हैं कैसे। फिफ्थ की बात करते हैं, टू एक्सप्लोर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टेक्निक्स टू जनरेट ड्राइंग्स एंड मॉडल टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। कहने का मतलब है आपको टेक्निकल ड्राइंग मीन्स ऑटोकैड पे बनाना है, फोटोशॉप, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यूज़ कीजिए ताकि आप समझा सके, मॉडल हो सके, मॉडल बनाइए। बट इसमें मॉडल कह रखा है वो ऑफकोर्स टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम में आपके यूनिवर्सिटी का टाइम हुआ उतना मैनेज कर पाए तो मॉडल बनवाते हैं, नहीं बनाते बहुत केसेस में। बट कहने का मतलब है कि टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है जो कि है ड्राइंग्स क्रिएट करने की, ठीक है। उसके बाद ये भी कवर कर रखा है, फिफ्थ पॉइंट भी कवर कर रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि फोटोशॉप तो अभी तक यूज़ किया था। टेक्निकल ड्राइंग्स की अगर बात की जाए तो टेक्निकल ड्राइंग्स तब बनेंगी जब यहाँ तक पहुँचेंगी, मीन्स अब उसके आगे जो प्रोसेस करना है तब जाके ही टेक्निकल ड्राइंग्स बनेंगी, ठीक। 6 पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर ऑफ आर्किटेक्चर, ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई है, सिम्बॉलिज्म, एस्थेटिक्स, आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इन दी पब्लिक डोमेन,
इन्फ्लुएंस, अब यहाँ पर आप इस वर्ड को नोटिस कीजिए, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चर, ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशंस, यूज़र परसेप्शंस। देखिए अब आपने ये सारे पॉइंट कवर कर रखे थे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, बट एक ये पॉइंट है जो अब मिस आउट है, ठीक है, और यही पॉइंट आपसे कवर नहीं हो रहा है, इसलिए अब आगे का डिज़ाइन नहीं हो रही है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप इस पॉइंट को कवर कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली डिज़ाइन आगे बिल्डिंग जो है वो शेप ले लेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा आज तक मेरे एकेडमिक्स टाइम पर हमेशा ऐसा ही वर्क किया है। मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको कैसे अप्रोच करना है। वहाँ से वहाँ पे स्टक होने के बाद 6 पॉइंट के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं, अपने आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ आर्किटेक्चर बोल रखा है। अब इन्होंने बोला है कि जो बिल्डिंग होनी चाहिए, जो आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं, वो एक एस्थेटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए एक तो, ठीक है, सिंबॉलिज्म होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उस जगह पे वो रिप्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे जिस साइड पे आप बना रहे हैं, ठीक है, वो दिखना चाहिए। इन दी पब्लिक डोमेन, ठीक है, पब्लिक डोमेन में जो आप बना रहे हैं, पब्लिक बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं, वो चीज़ें, ठीक है। 3rd ईयर में जनरली होता यही है कि आप लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो हमेशा एक सोशल गैदर वाली चीज़ें करते हैं, ठीक है, जैसे कि कल्चर सेंटर हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें ही डिज़ाइन करते हैं 3rd ईयर में। तो अब इसमें जो आपने अभी पॉइंट जो कवर नहीं किया है वो है कि एस्थेटिक और आइडेंटिटी। अब ये तो तब आएगा जब हम विजुलाइज करेंगे बिल्डिंग को, कि बिल्डिंग कौन से शेप का होगा, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो ठीक है, बट एलिवेशंस कैसे होंगे, कैसे ट्रीट करना है उन चीज़ को, और किस तरीके से वर्क करेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग फिर प्लानिंग कैसे होगी, तो वो चीज़ें मिस आउट है। तो उसके लिए आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि ये चीज़ कैसे कवर करनी है, ठीक है। ये चीज़ होंगी इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चर से, ठीक, इकोनॉमिक डायमेंशन और यूज़र परसेप्शन से। यूज़र परसेप्शन का मतलब जो उस साइट को यूज़ करने वाले हैं उनका परसेप्शन होना चाहिए, वो किस इंटेंशन से आ रहे हैं, उनको क्या दिखना चाहिए, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन है कि वो एक पब्लिक बिल्डिंग में जा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है पब्लिक बिल्डिंग में। अब आप बना रहे हैं एक पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, अगेन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल कल्चर के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस, इसके लिए अब मैं खोलता हूँ गूगल में मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। अब सोशियो कल्चर के लिए इसमें जो मिस आउट था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो हिस्ट्री लिखी गई थी ना, मैं आकर आपको बताऊँ, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हिस्ट्री में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो हिस्ट्री लिखी गई थी, तो ये हिस्ट्री ना उतना इलेबोरेट नहीं कर रहा था, उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, सोशियो कल्चर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे पहले समझना पड़ेगा सोशियो कल्चर क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि उसके इन्फ्लुएंस में बिल्डिंग को बनानी है। ये वहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, मीन्स आपका क्लाइंट आपको कह रहा है कि जो सोशियो कल्चर है वहाँ का, जो सराउंडिंग्स है वहाँ की, उसके पर्सपेक्टिव में मुझे घर बनाना है, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव में मुझे वो आर्किटेक्चर स्टाइल चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमें समझना पड़ेगा, वो है या तो आप मैंगलोर या आप कर्नाटका। इसकी सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं उस सिटी की जो कि है मैंगलोर। मैंगलोर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये गाइस मैंने खोल लिया आपके सामने मैंगलोर, और दूसरी तरफ मैं खोल लेता हूँ मैंगलोर का आर्किटेक्चर। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सोशियो कल्चर की, समझते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिसमें कि है मैंगलोर ऑफिशियली नोन एज मैंगलुरु, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ देखिए, पहले पूरे मैंगलोर की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, ठीक है। सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बहुत नई भी नहीं पढ़नी, ठीक है। उसमें बोला है सोशियो कल्चर को इन्फ्लुएंस करता हुआ आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक बिल्डिंग है और जनरली गवर्नमेंट जो होती है वो बिल्डिंग ऐसे ही बनाती है कि हमेशा वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो उस बिल्डिंग में रिफ्लेक्ट करे। जनरली गवर्नमेंट ऐसे ही बिल्डिंग बनाती है, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं कंटेंट में, इनके कंटेंट में क्या क्या है। एक तो हिस्ट्री हो गई, इतनी हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइमेट, ज्योग्राफी में क्लाइमेट, ठीक है। तो और हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ था कि क्लाइमेट आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है। और वो चीज़ हमने कहीं ना कहीं पूरी कर ली थी। आप चाहे तो इस सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं, फिर क्लाइमेट को और पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कल्चर, अब यहाँ पे भी एक सोशियो कल्चर की बात हो रही थी, सोशियो कल्चर, ठीक है। तो कल्चर में देख लेते हैं एक बार पॉइंट को। म्यूज़िक एंड डांस है, फेस्टिवल है एंड क्यूजीन्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिए कि म्यूज़िक एंड डांस में क्या ये लोग करते हैं। मैंने ऑल्दो रीड आउट कर लिया है, फेस्टिवल्स पढ़ लिया है, क्यूजीन्स पढ़ लिया है, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको इन्हीं तरीके से चीज़ें पहले पढ़नी होती है। पहले देखिए आपको शुरू में ही सारे डाटा को कलेक्ट करना होगा। ये 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है
तो इसका मतलब कुछ तो रीज़न होगा। कहने का मतलब है जब आपने पूरा पहले अपनी साइट को समझ लिया, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऊपर के 5 पॉइंट्स में आपने इनके साइट को समझ लिया, 6 पॉइंट में आपको उस स्टेट को समझना है, ठीक है, ताकि आप क्या बना सकें, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक डायमेंशन विद यूज़र परसेप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ये डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब गाइस इसमें जब आप नोटिस करेंगे तो इसमें देखिए मेजर बिल्डिंग्स कौन सी हैं। गवर्नमेंट पब्लिक बिल्डिंग बना रहे थे हम, पब्लिक बिल्डिंग में आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, हमें बनानी पब्लिक बिल्डिंग ही है। तो यहाँ पे देखिए मेन आपको एक इमेज दिख रही होगी जो कि है मैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन एट लालबाग, ठीक। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें, ठीक है। उसको हमने उधर कॉपी कर लिया। अब पॉइंट पढ़ते हैं दूसरा जो कि मैंने सर्च किया था मैंगलोर आर्किटेक्चर का। देखिए गाइस मैंगलोर आर्किटेक्चर में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी ऑफ टिपिकल फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मैंगलोर आर डायरेक्टली लिंक टू द लोकल क्लाइमेट एंड कल्चर, ठीक है। स्टोन मटेरियल ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वो मैं पढ़ चुका हूँ, आप बस देख लीजिए। तो इससे आपको एक आर्किटेक्चर पता चल गया कि लाइक आप चाहें तो वॉल्टेड लाइक फ्लैट रूफ यहाँ पर यूज़ नहीं होती, ठीक है, या तो वॉल्टेड या पिच्ड रूफ, ये आप 2 ही रूफ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर अगर इनके आर्किटेक्चर की बात कर लें तो आर्किटेक्चर ऑफ मैंगोलियन, ठीक है, यहाँ पे एक मैंगलोर टाइल्स भी आता है, ओके। तो ऑफ कोर्स पिच रूफ या वॉल्टेड रूफ दोनों ही आप में कंडीशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये वहीं की स्पेशली टाइल होगी, तो ये लोकली अवेलेबल मटेरियल में आएगा ऑफ कोर्स, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें बता रखी हैं, ट्रेडिशनल हाउस है, चर्चेज़ हैं। अब गैस यहाँ पर आप देखिए, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, इस ट्रेडिशनल हाउस को एक बार ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल हाउस है मैंने इसको ओपन क्यों किया उसका रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि ये वहाँ के सोशियो कल्चर को बता रहा है, ठीक है। सोशियो कल्चर कौन कौन से थे, तो हमने डांस और ये सब पढ़ लिए, तो ये सब तो है एक्टिविटी में। अब बात करते हैं सोशियो कल्चर में, फिर आता है ट्रेडिशन, मीन्स कहने का मतलब है कि वहाँ के आर्किटेक्चर स्टाइल। तो ये इनसे ज़्यादा आर्किटेक्चर स्टाइल और किसी बिल्डिंग में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गए उस टाइम के आर्किटेक्चर स्टाइल, 1899 के टाइम का आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया। और जो एक हमने बिल्डिंग खोली थी वो था मैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन लालबाग, ये हो गई रीसेंट, क्योंकि ये बिल्डिंग बनी होगी रिसेंटली, ठीक है। तो इसकी इमेजेस चेक कर लेते हैं। अब गाइस आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसके डिज़ाइन में और ये जो आपने डिज़ाइन देखा इसमें ऑलमोस्ट सिमिलैरिटीज़ हैं। कहने का मतलब है मैंने आपको बताया कि जब भी आप पब्लिक बिल्डिंग बनाएंगे तो वो हमेशा अपना ट्रेडिशन, सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस हमेशा कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ का ट्रेडिशन दिखाना होता है। किसी की पर्सनल साइट है तो वो अपने अकॉर्डिंग लाइक ग्लास की बिल्डिंग बनवा ले, कुछ भी बना ले, उसमें कोई इशू नहीं है। बट पब्लिक बिल्डिंग जो होती है वो जनरली वहाँ के ट्रेडिशन को, सोशियो कल्चर को दिखाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आप पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं तो पब्लिक बिल्डिंग का ही रेफरेंस लीजिए, ठीक है। उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग भी देखें, 6 पॉइंट जो लिखा हुआ था, सोशियो कल्चर जो लिखा हुआ था पॉइंट, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो इधर ही हमें लिंकअप कर रहा है, ठीक है। इसमें आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर बाहर के साइड क्या लगा हुआ है, कॉलम्स, ठीक। यहाँ पे इन्होंने रूफ दे रखा है, पेज रूफ है, ठीक। अब इस बिल्डिंग में भी देखेंगे अगेन सेम आपको वो कॉलम दिखेंगे और ये पेज रूफ दिखेगा। तो अब इससे पॉइंट जो है वो ये निकलता है कि एलिमेंट जो है आर्किटेक्चर स्टाइल के एलिमेंट्स आपको ये डालने हैं अपनी बिल्डिंग में, क्योंकि आपको जो आपकी बिल्डिंग बनानी है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जो क्लाइंट ने बोला है 6 पॉइंट में, वो ये बोला है कि सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जो है वो दिखना चाहिए, डिपिक्ट होना चाहिए हमारे भी बिल्डिंग में, ठीक है। तो आपको जो एलिवेशन ट्रीटमेंट करना है, आपको जो प्लानिंग करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी, ये एलिमेंट्स दिखने चाहिए। इसमें बस आप चेंजेस देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती है, उसमें लिखा हुआ था कि टेक्नोलॉजी चेंज करनी है। अगर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ हमेशा अपडेट होती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। पहले के टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विंडो नहीं है किसी में भी, ठीक। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब आप इसमें देखेंगे एलिमेंट्स वही हैं, लेकिन विंडोज़ आप देख सकते हैं कितने सारे विंडोज़ हैं, लेकिन आप विंडोज़ देख सकते हैं कितने सारे विंडोज़ हैं इसमें। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, यूज़र परसेप्शन के हिसाब से, यूज़र परसेप्शंस के हिसाब से चीज़ें चेंज हो गई। अब यहाँ पे यूज़र कोई और है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कुछ और ही चाहिए होगी अगर यूज़र्स भी दूसरे हैं तो। चर्च में यूज़र दूसरे थे लेकिन एलिमेंट सेम लगाए गए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। कहने का मतलब है आपको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो चीज़, तो आप इनसे अलग नहीं बना सकते बिल्डिंग को। हमेशा अपने सिलेबस को देख के, हमेशा अपने क्लाइंट की ब्रीफ को देख के ही बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपको, ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। पॉइंट आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस वे में अपने आर्किटेक्चर को लेके जाना है, किस वे में आपकी बिल्डिंग बनने वाली है। अब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
जो भी स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं इस पॉइंट पे आके, उनको सबसे पहले इस ब्रीफ को फुलफ़िल करना है। ब्रीफ को फुलफ़िल करने के बाद अब हमें ये समझ में आ गया कि ये आर्किटेक्चर स्टाइल हमें डालना है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट के अकॉर्डिंग डालना है तो अब आपको बनानी पड़ेगी एक क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट वाली शीट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वाली शीट बनाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा क्लाइंट ये कह रहा है, और उस क्लाइंट के ऑब्जेक्टिव को आप फुलफ़िल करते हुए वो डायग्राम्स बनाएंगे। 6th पॉइंट जो है आपका, जिसमें लिखा है सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, वहाँ पे आपको ये 2 बिल्डिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट में एक बिल्डिंग रखिए शीट के, और दूसरी शीट पे एक बिल्डिंग रखिए, और उनके एलिमेंट को हाईलाइट करते हुए या तो वहाँ पे स्केचेस बना दीजिए। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आप फोटोशॉप से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इनके एलिमेंट्स को समझाएंगे कि कौन से कॉलम्स हैं। कॉलम के आपको टाइप्स भी लिखने पड़ेंगे, डोरिक कॉलम होता है, एनिक कॉलम होते हैं, सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपको कॉलम्स लिखने पड़ेंगे टाइप्स के, कि इसमें कौन से कॉलम्स ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक। उसके बाद ये पिच ड्रूफ जो है, ये एक एलिमेंट है, इसको आपको एक अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। तो ये सारे पहले आपको एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप यही सारे एलिमेंट आपके डिज़ाइन में देंगे, क्योंकि आपके क्लाइंट ने बोला है, एज़ पर क्लाइंट आपके डिज़ाइन में ये चीज़ें होनी चाहिए। जब आप इसको इस तरीके से डिसाइड करेंगे, जब एलिवेशन आपको आ जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट डालने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कॉरिडोर किस साइड देना है, किस साइड विंडो होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो वर्क करेगा। प्लानिंग बेसिक एक पूरा रखिए। प्लानिंग पे क्या है, फैकल्टी भी आपकी हेल्प आउट कर देती है, बट इन चीज़ों पे आपकी हेल्प आउट नहीं कर पाएगी फैकल्टी भी, क्योंकि वो हर किसी के साथ इतना टाइम नहीं दे सकते बैठ के, ये आपको भी समझना पड़ेगा। तो प्लानिंग हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। प्लानिंग आप परफेक्ट कभी नहीं बना सकते, डिज़ाइन कभी परफेक्ट नहीं होता, बट ये चीज़ आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। इस एक बार आप बिल्डिंग प्लान पे आ जाएंगे, इस एक बार एलिवेशन पे, इस एक बार एलिवेशन ब्लॉक पे आ जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि इनका प्लान स्क्वायर ब्लॉक में होता है या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक में। अगर रेक्टेंगुलर में होता है तो आप भी अपना रेक्टेंगुलर प्लान रखने की कोशिश कीजिए, रेक्टेंगुलर बिल्टअप रखने की कोशिश कीजिए, या फिर अपने बिल्डिंग का जो एनवेलप है, ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। फिर भी कोई अगर आपको इशू लगता है, इसके आगे भी और चीज़ें जाननी है, इसके आगे भी और पॉइंट जानने हैं, तो आप उस केस में मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। ओके, थैंक यू।